अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। अच्छा, आईआरआर की कल कैलकुलेशन बताई थी और रिक्वायर्ड रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न पे जो घूम रहे हैं वो बताता हूं और रीजन बताता हूं कि 8 और 12 क्यों लिया था, 10 और 20 क्यों लिया था। और अगर जानना चाहें तो आईआरआर कैलकुलेशन का जो फार्मूला है उसकी भी थोड़ी बहुत साइंस बता दूंगा। अगर किसी शॉप पे, किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप पे कोई डिवाइस खरीदनी है, अच्छा, अब उस शॉप पे मुख्तलिफ प्राइस रेंज के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, हर एक के अलग अलग फीचर्स हैं। एक कस्टमर जाता है, उसको वो फीचर पसंद नहीं आते, छोड़ देता है। किसी और कस्टमर को फीचर पसंद आ जाते हैं तो वो खरीद लेता है। तो क्यों पहले वाले ने क्यों छोड़ दिया, दूसरे वाले ने क्यों खरीद लिया? जो नहीं, वर्ड चेंज कर लेता हूं। पहले की जो रिक्वायरमेंट थी वो उसको पूरी होती नजर नहीं आ रही थी तो छोड़ दिया। दूसरे की रिक्वायरमेंट पूरी होती नजर आ रही थी, उसने खरीद लिया। तो प्रोडक्ट तो वही थे, रिक्वायरमेंट्स का फर्क था। ये जो अब तक हमने सवाल किया जिनमें एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया प्लांट खरीदना है, नई फैक्ट्री लगानी है, तो अगर ये अल्फा लिमिटेड का सवाल है और वो एक नई फैक्ट्री लगाना चाह रहे हैं तो दुनिया में ये काम अल्फा लिमिटेड ही कर सकता था बस। यानी नए प्रोजेक्ट का लगाना, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, प्लांट सेटअप करना, ये दुनिया में बस वही एक इन्वेस्टर कर सकता होगा, और भी लोग कर सकते होंगे। मैं अच्छा, ये हो क्या रही है बात, मैं आपको आईआरआर जो मैंने एक्सपेक्टेड रिटर्न कहा था, एनपीवी, रिक्वायर्ड रिटर्न, इनका कुछ रिलेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर बात बन गई तो, और अगर नहीं बनी तो करना चाहिए। कुछ पॉसिबल प्रोजेक्ट्स हैं, एबीसीडी कह देता हूं मैं इनको। कोई भी इन्वेस्टर कर सकता है इन प्रोजेक्ट्स को। एक प्रोजेक्ट ए है, एक प्रोजेक्ट बी है, सी है, डी है और ई है। ये 5 प्रोजेक्ट्स हैं। कोई भी इन्वेस्टर इनको कर सकता है। अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, कितना कमा के देंगे? तो प्रोजेक्ट ए की जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं उनके हिसाब से जो ये एनुअल रिटर्न कमा देगा वो 15% कमा देगा। क्या कहेंगे इस 15% को? ये आईआरआर है। ये इस प्रोजेक्ट का आईआरआर है, यानी ये प्रोजेक्ट इतने परसेंट, जो भी इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट को करेगा ये प्रोजेक्ट को ये फायदे देगा, तो 15% रिटर्न कमा के देगा। प्रोजेक्ट बी का आईआरआर है 18%, प्रोजेक्ट सी का आईआरआर है कितना कर लें, चलें ठीक है 11%, डी का कितना कर लें, 7 कर लें, चलें 17%, ई का कितना कर लें, बता ही नहीं रहे यार, चलो 13%, ठीक। ये इन प्रोजेक्ट्स के आईआरआर है। आईआरआर का मतलब है कि इस प्रोजेक्ट से जो कैश फ्लो मिलेगा ज्यादा ही मिलेगा तभी रिटर्न है। जितना इन्वेस्टमेंट पे चाहिए होगा ये उससे ज्यादा ही कैश कमा के देगा तभी तो रिटर्न है। तो जो इस प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं उनके हिसाब से इनकी इतनी इतनी अर्निंग्स बनती हैं, ये इतना इतना कमा के दे सकते हैं। ये पॉसिबल प्रोजेक्ट्स ये एक दुकान में पड़े हुए। एक इन्वेस्टर आया और इस इन्वेस्टर की जो एनक है इस एनक पे रिक्वायर्ड रिटर्न लिखा हुआ है 16%। ये 16% की एनक लगा के लाया। क्यों 16% कमाना चाहता है? भाई मर्जी है उसकी। और चलो मर्जी ना भी सही, मजबूरी कि इसने जो पैसे यहां लगाने हैं वो उसके पास जहां से भी आए हैं उनको इन पैसों की कॉस्ट पड़ती है, जो मैंने आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी एक चीज बताई थी। अगर इन्वेस्टर 1 इस मार्केट में आके देखेगा तो इसको कौन कौन सा प्रोजेक्ट पसंद आएगा? बी और डी। ये 2 प्रोजेक्ट्स इसको पसंद आएंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट पे ये 2 पूरे उतर रहे हैं। इसके हिसाब से ए, सी और ई ये अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं। तो इन्वेस्टर 1 खुश होगा बी और डी से, और अगर उसके पास ज्यादा पैसे हैं कि दोनों ही कर सकता है तो दोनों कर लेगा, और अगर कोई एक कर सकता है तो फिर वो बी करेगा। एक आता है इन्वेस्टर 2। इन्वेस्टर 2 की एनक, जो एनक लगा के आया अपनी, उस पे इसकी रिक्वायरमेंट चले 14%। अब ये थोड़ी कम रिक्वायरमेंट वाला है, कम में भी राजी हो जाएगा। इसकी रिक्वायरमेंट 14% है, तो इसको इन प्रोजेक्ट्स में से
ये दोनों पसंद नहीं आएंगे, ये तीनों पसंद आएंगे। और अगर पैसे हैं सारे कर सकता है तो ये तीनों ही कर लेगा, ए बी और डी। और अगर कोई एक करना चाहे तो बी करेगा। और ये रिक्वायर्ड रिटर्न इसने अपने हिसाब से रखा होगा, क्योंकि जहां से पैसे अरेंज करके लाया होगा तो वो पैसे उसको कॉस्ट करते होंगे। लेट से किसी से उधार लेके लाया होगा तो उसको पैसे क्या कॉस्ट करते होंगे, उसको इंटरेस्ट देता होगा। तो ये अपनी जहन में रिक्वायरमेंट लेके आया है इतनी, तो अब जब अपनी रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए प्रोजेक्ट देखेगा तो फिर वो अपने रिक्वायर्ड से ये प्रोजेक्ट क्या कमा के देंगे उनको कंपेयर करके फैसला करेगा। ये होता है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और ये होता है एक्सपेक्टेड यानी IRR। तो रिक्वायर्ड और एक्सपेक्टेड और IRR और रिक्वायर्ड, इसमें कुछ फर्क समझ आया या टाइम लाया कर रहा हूं कौन का? हाँ जी। अच्छा, अगर इन इन्वेस्टर्स को IRR मेथड नहीं आता, इनको NPV मेथड आता है, तो अब अपनी ये ऐनक लगा के इन प्रोजेक्ट्स को जब घूरेंगे तो उनको इन प्रोजेक्ट्स की IRR की बजाय NPV दिख रही होगी। और इस प्रोजेक्ट की उसको NPV दिख रही होगी, इसको मैं इन्वेस्टर 1 की बात कर रहा हूं, इसको इस प्रोजेक्ट की NPV IRR नहीं नजर आ रहा, उसको पता ही नहीं IRR क्या मेथड होता है। इसको जो NPV नजर आ रही होगी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव? इन्वेस्टर 1 को क्यों? तो वो होगी नेगेटिव, लेट्स से -10। जब ये प्रोजेक्ट बी को देखेगा तो IRR तो उसको दिख ही नहीं रहा, तो इसको NPV पॉजिटिव नजर आ रही होगी, लेट्स से 35। इसको तो IRR आता नहीं तो उसको ये नहीं दिख रहा, इसको NPV दिख रही होगी नेगेटिव, लेट्स से 27। इसको पॉजिटिव NPV दिखेगी +24 और इसमें उसको नेगेटिव NPV दिखेगी, चलो जी 16। तो चाहे IRR मेथड हो चाहे NPV मेथड हो, फैसले का तरीका ये होगा कि इन्वेस्टर अपनी ऐनक लगा के देखेगा जो उसकी रिक्वायरमेंट की ऐनक है। अब जब अपनी ऐनक से देख रहा होगा और उसने इस शीशों के अंदर IRR देखने फिट किए हुए, तो उसको ये नजर आ रहे होंगे और रिक्वायर्ड से एक्सपेक्टेड को कंपेयर कर रहा होगा, और जिसका जितना ज्यादा रिटर्न होगा वो अच्छा होगा। और अगर इसको IRR नजर नहीं आते, उसको NPV नजर आती है, तो अपनी इस 16% की रिक्वायरमेंट वाली ऐनक से उसको ये NPVs नजर आ रही होंगी। और पॉजिटिव NPVs का मतलब होगा कि प्रोजेक्ट इसके रिक्वायर्ड से ज्यादा कमाएगा। और अगर ये सारे प्रोजेक्ट कर सकता है यानी मल्टीपल प्रोजेक्ट कर सकता है तो ये भी ले लेगा, ये भी कर लेगा। और अगर एक ही कर सकता है तो इसको चुनो। तो ये NPV और IRR की कुछ कहानी बनाने की कोशिश की है। अगर आप को बात कुछ पल्ले पड़ी है तो अच्छी बात है। अच्छा, अगर आप लिख रहे हैं इसमें सारे डब्बे बना लेंगे तो कुछ ना कुछ लिखना कि क्या किया था मैंने। हाँ जी, इनमें बताएं अगर किसी ने कोई कंफ्यूजन पूछनी है तो पूछना कुछ।
अच्छा, अब जवाब देता हूं कि वो जो मैंने 20 और 12 यूज किया था, तो फिर 20 क्यों, कोई और क्यों नहीं किया? ये भी नॉलेज के लिए बात है। कोई एक सवाल ले लेते हैं, वही ऑटम 17 वाली फिगर्स बता दें। 0 1 2 3 4 नेट कैश फ्लोज बताएं पहले। 450 117.05 139.57.8 अच्छा भी 2। और अच्छा, ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको ना कुछ बता रहा हूं और उसके बाद देखिएगा कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना। ये मैं यूज कर रहा हूं ऑटम 17 वाला सवाल जो कल यूज करके आयारा सिखाया था, उसी को दोबारा यूज कर रहा हूं। और जो भी सिखाने लगा उससे अगर आपको उसके बाद लगे कुछ लिखना है तो लिख लेना, वरना इग्नोर करना। 8% पे इसकी एनपीवी निकाली हुई थी, 12 पे 64.54 और फिर मैंने 20 पे निकलवाई थी 23.39 नेगेटिव है जी, 8 था। और फिर IRR 12% प्लस 64.54 प्लस 23.38 और इंटू 8% 17.87। अच्छा, इसको ये मैंने कल कैलकुलेट करके दिखाया था और इसको लेके ना कुछ बच्चों के जहन में ये बात बैठ जाती है कि जो 2 रेट्स लिए हैं उनका कहीं कोई एवरेज निकलना है IRR। मैंने 12 और 20 यूज किया ना तो 17 के आसपास आ गया। कोई बात नहीं, 15% पे निकाल के दिखाएं एनपीवी। इसी की 15% पे एनपीवी चेक करें। जो आप में से नेक दिल इंसान निकालना चाहे वो निकाल दे, बाकी बैठे रहें। 15% पे एनपीवी कैलकुलेट कर दें। कितनी? 28.49 पॉजिटिव। कोई ये कंफर्म कर दे बस, ठीक है चले। अच्छा, अब मैं IRR निकालने लगा हूं इन दोनों को यूज करके, 12 और 15 को कर रहा हूं यूज। तो IRR इज इक्वल टू 12% प्लस 64.54 डिवाइडेड बाय 64.54 माइनस 28.49 इंटू 3%। तो अब देखें 12 और 15 यूज किया था मैंने, फिर भी वही 17 आ गया। तो इसलिए जो भी रेट्स यूज करेंगे उनके दरमियान में नहीं निकलेगा आंसर लाजमी। और इसकी पेपर की मार्किंग कंप्यूटर ने नहीं करनी, इंसान ने करनी है। तो एक तो ये पता चल रहा है कि अगर पेपर में बैठ के किसी ने 20% लिया होगा तो उसका आंसर कुछ और आ रहा होगा, किसी ने 15 लिया होगा तो आंसर कुछ और आ रहा होगा। आपको नंबर इस प्रोसीजर के मिलेंगे। अगर कोई 12 और 25 यूज कर लेगा उसका आंसर और डिफरेंट आ जाएगा, आएगा 17 से ही आगे पीछे, 16 कुछ आ जाएगा, 18 कुछ आ जाएगा, 35 नहीं आएगा। हो सकता है कोई 10 और 20% यूज कर रहा हो सकता है कोई 8 और 15% यूज कर रहा हो। तो कोई से भी 2 रेट यूज कर ले, IRR सही आएगा। और वो जो कोई से 2 रेट हैं वो ये ना हो कि एक 8% हो और एक 800% हो, और ये भी ना हो कि एक 8% हो और एक 8.1% हो। कोई 5-10% का गैप हो। और जिनको इसमें भी मुश्किल लग रही है, नहीं सर आप बता दें कौन से 2 रेट रखें, 10 और 20 रख लें, चले स्टैंडर्ड बना लें इसको, 10 और 20 रख लिया करें। तो इसलिए कोई से 2 रेट रख के IRR निकालेंगे तो आंसर सही ही निकलेगा, है जी। साथ वाले से पूछ के देखिएगा ना बता सके तो खुद से अज्यूम कर लें। कोई से 2 रेट ले लें, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसमें ना अगर सवाल की रिक्वायरमेंट एनपीवी भी हुई और IRR भी हुआ तो एक एनपीवी तो हम निकाल ही चुके हुए होंगे। किस रेट पे? वो जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल गिवन होगा, और बस कोई एक रेट और ले लेना। कम रखना है ज्यादा रखना है कोई मसला नहीं है, 5-7-10% का गैप है, बहुत है। अच्छा, इस पे भी कुछ बड़े बूढ़े एक नसीहत ये करते हैं, वो भी ना माने तो कोई मसला नहीं है। बहरहाल बड़े बूढ़े नसीहत ये करते हैं कि आपने कोई एक रेट लिया और एनपीवी उस पर पॉजिटिव आ गई तो दूसरा रेट बढ़ा ले लें, और अगर किसी एक रेट पे एनपीवी निकाली और वो नेगेटिव निकल आई तो दूसरा रेट छोटा रेट ले लें। लेकिन ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। अगर आप ये ना याद रख सकें तो कोई बात नहीं, 10 और 20 कर लें। हाँ नहीं, 10 और 20 में इसलिए कह रहा हूं कि अगर सवाल की रिक्वायरमेंट ही IRR है
अगर एनपीवी रिक्वायर्ड था तो फिर तो एनपीवी निकाली ही होगी ना, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे निकाली होगी, कोई सा एक रेट और लेना है। और अगर रिक्वायरमेंट ही सिर्फ और सिर्फ आईआरआर थी तो फिर तो आपकी मर्जी है कोई से दो रेट लेने। तो जो भी दो रेट अज्यूम कर लें, इसमें कोई मसला नहीं है कि आपको अजम्पशन लिखनी पड़ेगी और रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों आपने ये सोचा, ऐसा कोई मसला नहीं है, बस कोई से दो रेट होने चाहिए। और यही साबित किया है कि आईआरआर फिर भी वही आसपास ही आ जाएगा। अच्छा देखें, पहली बात ठहरे में इस सारी डिस्कशन के अंदर पहली बात, जो दो रेट्स ले रहे हैं उनके दरमियान नहीं आना है आंसर, ठीक है, ये गलतफहमी है। तो इसलिए कोई से भी दो रेट्स ले सकते हैं आप बेफिक्र होकर, बस उनमें गैप 5 से 10% हो। बहुत ज्यादा गैप होगा तो भी बड़ा अजीब सा आंसर आ जाएगा, आपको लगेगा कुछ गड़बड़ हो गई है, और बहुत कम गैप होगा वो भी मुश्किल हो जाएगी आपको। तो पहली एडवाइस ये है कि कोई से दो रेट्स पे एनपीवी निकले जिनके दरमियान फासला 5 से 10% हो, और जो इसमें भी परेशान है तो मैंने कहा एक 10% ले लें, एक 20% ले लें, एक ये बात की है। इससे अगली नसीहत यह है, और ये अगली नसीहत भी अगर भारी लग रही है तो छोड़ देना, वो अगली नसीहत यह है कि कोई एक रेट पे जब डिस्काउंट किया और एनपीवी पॉजिटिव आई तो दूसरा एक बड़ा रेट ले लें, लेकिन अगर पहले रेट पे एनपीवी नेगेटिव आ गई तो फिर दूसरा छोटा रेट ले लें। जी नहीं, देखें मैंने यहां पर 12 और 15 जो कि दोनों ही पॉजिटिव हैं, दोनों एनपीवी पॉजिटिव हैं, मैंने दोनों से निकाला और फिर भी आईआरआर वही आया। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एक एनपीवी पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, मैंने दोनों पॉजिटिव एनपीवी से भी वही आईआरआर निकाल दिया। तो इसलिए कोई से भी दो रेट हो कोई बात नहीं, आईआरआर ठीक आ जाएगा। अच्छा, अब अगली बात, ये तो शदीद ही किस्म के जो शौकीन लोग हैं उनको बता रहा हूं, अवामुन नास के लिए नहीं है। अगर ना समझ आए तो बिल्कुल देर नहीं लगाना उसको झटकने में, बहुत दूर की सिर्फ एक नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ना समझ आए तो कोई बात नहीं है, बिल्कुल उसका कोई है ही नहीं ताल्लुक, आपको लाजमी समझ आना चाहिए था। हाँ जी, अगर इसमें कुछ लिख रहे थे तो मैं आगे चलूं। अच्छा, ये क्योंकि मिटाने लगा हूं तो इससे पहले इसको मिटाने से पहले यूज कर लेता हूं। एक सवाल था ऑटम 22, ये आईआरआर की जगह छोड़ी हुई थी जो कल आपने निकाल भी लिया था 9 पॉइंट समथिंग, इस्लामाबाद वाला शायद जी 9.7। अच्छा, आपने रजिस्टर के पेजेस पलट तो लिए हैं और ये नहीं पलट रहे थे, सवाल देखना था। सवाल की वर्डिंग आपको समझानी है कि इसका आंसर आईआरआर क्यों है। और अगर सवाल ढूंढने में किसी को बहुत मुश्किल आ रही है तो कोई बात नहीं, मैं ज़बानी बोल दूंगा। आसानी से पहुंच जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ज़बानी बोल दूंगा। ऑटम 22 अटेम्प्ट का सवाल था एमएफए का, ये नोट्स में नहीं था बेटे, एमएफए के पास पेपर का है ना। ऑटम 22 अटेम्प्ट का एमएफए के पास पेपर का सवाल था, बुक में 310। मैं ना आपको इसकी रिक्वायरमेंट समझाने लगा हूं कि उस रिक्वायरमेंट का मतलब आईआरआर क्यों था, ये समझाने लगा हूं। पहुंचे सवाल पे? अच्छा, पहले मेरी बात सुनिएगा फिर वहां पढ़िएगा। अगर कोई इन्वेस्टर इस प्रोजेक्ट ए को देखेगा और उस इन्वेस्टर ने एनक लगाई होगी 20% की, तो उसको प्रोजेक्ट ए फिजिबल नहीं लगेगा। 18% की एनक लगा लेगा, नहीं लगेगा। 16% नहीं। आता हूं वापस। अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस कोई बता रहा है कि ये प्राइस है इसकी, और उसको कोई कहे कि भाई वो रेट बताओ जिसपे कस्टमर राजी हो जाए, तो इसका मतलब है कि वो बड़े रेट्स बता रहा था, उससे नीचे आता वो रेट बताए जहां पर कस्टमर राजी हो जाए, या वो तो 1 रुपए भी कहे तो कस्टमर तो राजी हो जाएगा। मेरी मिसाल समझ नहीं आई, मेरी मिसाल नहीं समझ आई, मुझे खुद नहीं पसंद आई, मैं दोबारा बताता हूं। अगर कोई प्राइस कोट कर रहा है कि जी ये प्राइस है इस प्रोडक्ट की, और अगर उसको ये कहा जाए कि वो प्राइस बताओ जिसपे कस्टमर राजी हो जाए, तो वो कहेगा 1 रुपया।
तो कस्टमर तो राजी, वो तो 1 रुपया 2 रुपया 10 सब पे राजी हो जाएगा। अगर इस तरह का जुमला बोला जा रहा है कि वो प्राइस बताओ जिसपे कस्टमर प्रोडक्ट खरीदने को राजी हो जाए, तो इसका यह मतलब है ना कि कम करते करते आओ और वहां तक पहुंचो जहां पर हाँ अब मान जाएगा कस्टमर, और उससे भी कम हुआ फिर तो खुशी होगा। नहीं, कस्टमर की बात कर रहा हूं, फिर तो खुशी होगा। लेकिन अगर यह जुमला बोला जा रहा है कि भाई वो रेट बताओ जिसपे कस्टमर एक्सेप्ट कर ले, तो कम 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 आने की बात हो रही है ना, या 0 से ऊपर जाना है? पक्की बात है। इस प्रोजेक्ट में IRR है 15%। कुछ इन्वेस्टर्स को ये पसंद आएगा, कुछ को नहीं आएगा। किनको पसंद नहीं आएगा? जिनका रिक्वायर्ड इससे ज्यादा होगा। अगर ये जुमला बोले कि भाई वो डिस्काउंट रेट बताओ जिसपे इन्वेस्टर राजी हो जाए कि हां करना है, तो कितना? 15%। 15%, क्योंकि इससे ज्यादा पे राजी नहीं होगा वो। नहीं बनी बात। एक प्रोजेक्ट का IRR 15%, नहीं कम नहीं, बराबर पे भी तो चल जाती है ना बात। NPV 0 पे भी चल जाता है कि नहीं? हाँ ना, तो IRR भी हम कितना हो तो एक्सेप्ट गुजारा कर लेते हैं, बराबर भी हो तो कर लेते हैं। तो अगर इन्वेस्टर को यह प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा होगा, तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा है ना। तो अगर यह कहा जाए कि वो रिक्वायरमेंट बताएं इन्वेस्टर की, कि जब उस रिक्वायरमेंट से इन्वेस्टर इसको देखेगा तो उसको लगेगा ओके 15 ना। अब वर्डिंग पढ़े सवाल की। डिटरमिन दी वो डिस्काउंट रेट बताएं कि जिसपे इस प्रोजेक्ट का लॉन्च करना फीजिबल लगेगा, तो IRR निकालना था इसलिए। हाँ जी ठीक है, इसलिए IRR निकालना था। क्या जी? मैं दफा भी बता सकता हूं, बताना आता है। दोबारा पूछें, सॉरी। इस सवाल में कहीं 20 है, या ये जो मैं मिसाल दे रहा था? अच्छा, ए का IRR 15%। ये प्रोजेक्ट बहुत सारे इन्वेस्टर्स देख रहे हैं। जिन इन्वेस्टर्स की रिक्वायरमेंट इससे ज्यादा है उनको ये प्रोजेक्ट पसंद नहीं आ रहा। अब एक कस्टमर इन्वेस्टर आया है ग्लेडिएटर नाम का, नहीं ग्लेडिएटर नहीं, इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी नाम का, वो इस प्रोजेक्ट को देखने लगा है। तो सवाल वाला आपसे ये पूछ रहा है कि उस इन्वेस्टर की क्या रिक्वायरमेंट होगी कि उसको ये पसंद आ जाएगा। 15 होगी तो आ जाएगा, 15 से ज्यादा होगी तो वो भी रिजेक्ट कर देगा। ये कह रहा था। अच्छा जी, ये IRR का जो ये फार्मूला है ना, देखें जो भी रेट्स यूज किए वहीं तक पहुंच जाता है ना, तो कुछ तो जादू हो रहा है। तो वो जादू आपको मैं समझा रहा हूं, फिर बता रहा हूं। हो सकता है बिला वजह टाइम जाया कर रहा हूं कौन का, समझ आ जाएगा तो खुशी हो जाएगी, नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां पहले इतना टाइम जाया किया थोड़ा और सही। अगर हम प्रोजेक्ट के जो एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं उनकी NPV 15% पे निकालते हैं, और उस प्रोजेक्ट का वैसे अपना IRR 15 से ज्यादा है, तो NPV पॉजिटिव आएगी नेगेटिव आएगी? लंबा जुमला हो गया। IRR ज्यादा हो, रिक्वायर्ड रेट कम हो, तो NPV पॉजिटिव आएगी। अगर जितना IRR हो रिक्वायर्ड रेट भी इत्तेफाक से उतना ही हो, तो NPV 0 आएगी, क्योंकि जितनी सीढ़ियां ऊपर चढ़े हुए हैं उतनी ही सीढ़ियां उतरेंगे तो 0 पे ही पहुंचेगा। अगर IRR कम है और रिक्वायर्ड रेट ज्यादा है तो NPV नेगेटिव आएगी। ये दरमियान वाला जुमला दोबारा बोलता हूं, अगर रिक्वायर्ड रेट उतना ही हो जो उस प्रोजेक्ट का IRR है तो NPV 0 आएगी। अगर हम किसी प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो उसका असल तरीका यह है कि लगाते जाएं तुक्के लगाते जाएं। 10% रख लें, 12 रख लें, 13 रख लें, 14 रख लें, 14.5 रख लें, 14.3 रख लें, 15 रख लें। क्यों लगा रहे हैं तुक्के? ताकि हमें इत्तेफाक से वो डिस्काउंट रेट मिल जाए जहां NPV 0 है। क्योंकि हमने सीखा कि अगर प्रोजेक्ट की डिस्काउंटिंग करके NPV जिस रेट पे निकालें इत्तेफाक से वो वही रेट हो जो उस प्रोजेक्ट का अपना IRR है, तो NPV कितनी आ जाएगी? 0। ये उस अच्छा, इसको कुछ लोग याद रखते हैं जी IRR वो जिसमें NPV 0 आ जाए। नहीं, IRR वो नहीं है जिसमें NPV 0 आ जाए। IRR तो है जो प्रोजेक्ट रिटर्न कमा के देगा। अब ये साइंस है कि जितना प्रोजेक्ट ने उठ के ऊपर जाना है, जब उसी रेट से नीचे खींचेंगे तो NPV 0 ही आएगी। तो इस रूल की वजह से फिर हम तुक्के लगा के ढूंढना शुरू करेंगे, मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स ट्राई करते जाएंगे, और जहां NPV 0 आ गई इसका मतलब है कि उतना ही प्रोजेक्ट का IRR है। अगर यहां तक बात समझ नहीं आई तो मैं इरादा ड्रॉप कर देता हूं। असल में IRR निकालने का तरीका है कि तुक्के लगाए जाएं और उस प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज पे डिफरेंट डिस्काउंट रेट चेक किए जाएं। आपने ऐनक लगवानी है, ग्लासेस, और जिसके पास गए हैं उसके पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो फिर वो तुक्के लगाएगा। तुक्के लगा के मुख्तलिफ नंबर चेक करेगा, जिस नंबर पे आंखें बिल्कुल सही नजर आने लग गया इसका मतलब वही नंबर था। तो IRR निकालने का भी यही तरीका है कि तुक्के लगाएंगे, जितने डिस्काउंट रेट पे NPV 0 आ गई बस उतना ही IRR है। कंप्यूटर चूंकि काम तेजी से कर लेता है, तो जब एक्सेल पे या कैलकुलेटर के ऊपर लिखेंगे वो फौरन तुक्के लगाता एंड आंसर तक पहुंच जाएगा। लेकिन आम इंसान के बच्चे ने जब तुक्के लगाने होंगे तो उसको ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। अब आपको मैं एम ही बस नॉलेज के लिए इस फार्मूले की रीजन बता रहा हूं, एम ही बस दिल कर रहा है।
अगर किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस की एनपीवी निकालने मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स पे और डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाएं तो एनपीवी कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। उसी प्रोजेक्ट के वही वाले कैश फ्लोस डिफरेंट रेट्स पे एनपीवी चेक करें तो डिस्काउंट रेट बढ़ाते जाएंगे तो 12 पे 64 थी, 15 पे 28 हो गई, 20 पे और नीचे चलेगी। और अगर किसी प्रोजेक्ट के कैश फ्लोस की मुख्तलिफ डिस्काउंट रेट्स पे जो तजुर्बे किए थे और उन पे जो आंसर निकले थे, अगर उनका ग्राफ ड्रॉ करें तो वो इस शक्ल का बनेगा। अभी भी छोड़ देता हूं बात। अगर किसी प्रोजेक्ट के एस्टिमेटेड कैश फ्लोस पे डिफरेंट डिस्काउंट रेट्स के तजुर्बे करें और उन पे एनपीवी निकालें और फिर उन सारे तजुर्बों का ग्राफ ड्रॉ करें तो फिर ग्राफ की शक्ल कुछ ऐसी सी होगी, डाउनवर्ड। 5% डिस्काउंट रेट रखा था तो एनपीवी इतनी आई थी, 20% रखा था तो एनपीवी का आंसर ये आया हुआ था, 25% रखा था तो एनपीवी का आंसर ये आया हुआ था, 10% रखा था तो एनपीवी का आंसर ये आया हुआ था, 15% रखा था तो एनपीवी का आंसर ये आया हुआ था। उन सबको जोड़ के ग्राफ बनाया तो ये चीज बनेगी। हम असल में कौन सा डिस्काउंट रेट तुक्के से ढूंढना चाह रहे हैं? हम ये वाला ढूंढना चाह रहे हैं। असल में IRR ये है, ये वाला, जो कि अभी टेढ़े मेढ़े ग्राफ से कुछ 13% के आसपास नजर आ रहा है। एफएससी में मैथ पढ़ा होगा तो एफएससी में तो होता है, क्यूएम में मुझे नहीं पता। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है और अगर हमें कोई 2 पॉइंट्स इस फ्रेम में पता चल जाए ना तो हम स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। तो रहने दूं, अगर हमें ये 2 पॉइंट्स पता चल जाए तो स्ट्रेट लाइन बन सकती है, स्ट्रेट लाइन बन सकती है। 2 पॉइंट्स चाहिए स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए, और स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन पता हो अगर तो उस लाइन पे कोई भी मौजूद और पॉइंट ढूंढ सकते हैं। छोड़ दूं, ये जो फार्मूला है ना, ये वाला, ये कर ये रहा है कि फार्मूला कहता है आप ना मुझे कोई से 2 पॉइंट्स इस ग्राफ पे ढूंढ दें, कोई से 2 पॉइंट। हम उसको कहते हैं ठीक है, एक 10% पे ले लो ये वाला पॉइंट और एक 20% पे ले लो ये वाला पॉइंट। यानी हमने एक बार 10% रख के एनपीवी निकाली जो ये आंसर आया, 20 रख के एनपीवी निकाली जो ये आंसर आया। ये फार्मूला क्या कर रहा है, इन दोनों को मिलाएगा, एक स्ट्रेट लाइन आइडेंटिफाई करेगा और इस लाइन पे चलते हुए वो पॉइंट ढूंढ के देगा जहां पे एनपीवी 0 आ रही है। ये फार्मूला हमें 2 पॉइंट्स ले रहा है हमसे, उससे स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन खुद ड्रॉ कर रहा है और हमें वो पॉइंट निकाल के बता देता है जो एक्स एक्सिस पे फॉल कर रहा होगा। अब ये इसके पास पास ही आ रहा है। अच्छा, अगर हमने उसको कहा कि अच्छा ऐसा करो, एक ले लो तुम 8% पे, वो ये है, और एक तुम्हें दे देते हैं 18% पे, वो ये है। ये हमने इसको 2 लाल लाल वाले पॉइंट दे दिए। अब ये फार्मूला क्या कर रहा है, वो इन 2 लाल पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहा है और आंसर क्या निकाल के दे रहा है, ये वाला, वो फिर इस असल के आसपास ही है। यानी हम उसको जितने दूर के पॉइंट्स देंगे एस्टिमेशन उतनी खराब हो सकती है। जैसे हम कहते हैं अच्छा एक 5% ले लो और एक 25% ले लो, ये फार्मूला हमें आंसर निकाल के देगा ये वाला। तो जितने ज्यादा बड़े गैप होते जाएंगे असल से उतना दूर होता जाएगा, लेकिन आपको नंबर इस प्रोसीजर लगाने के मिलने हैं। बुक दिखाना।
हाँ जी, अच्छा ये आज की क्लास तो खैर शोगल मेले में निकल गई। अब मैं आपको ना स्प्रिंग 19 के मसले बता रहा हूं और एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं आपको। एक सवाल होमवर्क। स्प्रिंग 19 दिया था ना परसों, तो उसमें कोई मसला नहीं है ना मसले। हाँ, तो स्प्रिंग 19 डिस्कस कर रहा हूं और एक सवाल होमवर्क दे रहा हूं। होमवर्क है जी एमएफए के पास पेपर्स का स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का सवाल है। स्प्रिंग 2022 अटेम्प्ट का सवाल है। बुक जिन्होंने ले ली हुई है उसमें था ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 21 है शायद, देखें। कंफर्ट वियर लिमिटेड। और जिन्होंने किताब नहीं खरीदी वो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो वो ना किसी से इसका सोल्यूशन की पिक्चर ले लेना, क्योंकि आई कैप वाला सोल्यूशन बड़ा मुश्किल सा किया होता है। एंड आंसर वही होता है लेकिन बहुत मुश्किल सा किया होता है। तो इसलिए जिस तरह से आपको सिखाया है उस फॉर्मेट पे सोल्यूशन बना के बुक में डाला हुआ है मैंने। जिन्होंने किताब नहीं खरीदी, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो किसी से पिक्चर ले लीजिएगा। स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का सवाल है। अच्छा, अच्छी एक तो कैलकुलेशन बड़ी मजे की है इसमें। स्प्रिंग 22 अटेम्प्ट का सवाल है, 15 नंबर का, एमएफए कंफर्ट वियर लिमिटेड। ये होमवर्क है बेटा, करिएगा। अच्छा, जिन्होंने स्प्रिंग 19 नहीं भी किया पहले वो शर्म कर लें, फिर शर्माते शर्माते ना सामने स्क्रीन पे देख लें। मैं डिस्कस तो कर ही देता हूं, नहीं भी किया वो भी देख लेना। स्प्रिंग 19 करता हूं डिस्कस। यार नूर, ये स्प्रिंग 19 बुक में नहीं है भाई। देखो ना, स्प्रिंग 19 में मसले होंगे। दो दिन पुरानी बात है तो एक नजर मार लें सवाल पे, ताकि मैं डिस्कस कर रहा हूं तो समझ पाए ना। ये पॉइंट 9 तो उन्होंने शरारत में लिखा है। टेम्पररी डिफरेंस, ये क्या जरूरत है एमएफए के बच्चों से बात करने की? बल्कि एमएफए क्या, ये जिस दौर का सवाल है उसमें कॉस्ट में होता था ये चैप्टर। हाँ जी, जिन्होंने किया है चले, ये जो रीडेबल है ना, हम हैं लोटस एंटरप्राइजेज और हमने यहाँ फैक्ट्री सेटअप करनी है। इसमें जो दो तीन मसले मुझे लगते हैं स्टूडेंट्स को होंगे वो बता देता हूं, आपने उसके अलावा भी पूछने हो तो पूछ लीजिएगा। है जी, सारे मसले। चलो कोई बात। कितने दिन रह गए? क्या तारीख है आज? 9 अक्टूबर। 28 को है, 28 को है ना। हाँ, बस 19 दिन की बात है। चले, तो हम लोटस एंटरप्राइजेज हैं, हमने एक फैक्ट्री सेटअप करनी है। इसमें दो तीन मसले जो नॉर्मली होते हैं वो बता रहा हूं। सबसे पहले, बल्कि सोल्यूशन की तरतीब से चल लेता हूं। ये आपने ना बचपन में मतलब कॉस्ट में सीवीपी पे ये चीज सीखी हुई है कि जब एक साल की फिगर्स, टोटल फिगर्स से अगले साल जंप करना हो तो जो सेल्स या वेरिएबल चीजें होती हैं उनमें इनटू प्राइस चेंज भी लगता है और क्वांटिटी चेंज भी लगता है, जबकि फिक्स्ड खर्चों में सिर्फ प्राइस चेंज चलता है। तो जो आपको सेल्स वाला पॉइंट दिया हुआ है, इसमें सेल्स डिमांड यानी क्वांटिटी 5% बढ़ेगी,
और प्राइस 8% बढ़ेगी। तो अब आपको जो ईयर 1 की टोटल 500 मिलियन की सेल्स दी हुई है, इनसे आगे जाने के लिए 1.05 भी होगा और 1.08 भी होगा। एक तो ये बात थी। तो ये सेल में 1.05 भी है और 1.08 भी है। इस पे कोई एतराज? रॉयल्टी सिंपल है, सेल्स का 15%, तो वो इसी के ऊपर 15% आ गई। अच्छा, इसी तरह जो वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो चूंकि वेरिएबल है तो उसमें भी बिल्कुल इसी तरह से वॉल्यूम चेंज और इन्फ्लेशन दोनों लगनी है। हाँ, इसमें अब एक 0.4 समझाता हूं। इसमें लोगों को एक मसला ये हो सकता है कि आपने तो पहले बताया था फिक्स कॉस्ट में डेप्रिसिएशन शामिल नहीं होती। बिल्कुल बताया था। अगर आपको अलग से फिक्स कॉस्ट की अमाउंट दी हुई है, बस वैसे ही फिक्स कॉस्ट, तो बाय डिफॉल्ट उसमें डेप्रिसिएशन शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपको कह रहे हैं कि टोटल कॉस्ट 400 मिलियन है, इसमें से फिक्स कॉस्ट 50 मिलियन है, तो अब डेप्रिसिएशन इससे बाहर थोड़ी होगी, अब तो वो इसके अंदर है। देखें, अगर ये लाइन ना लिखी हो ना, वैसे कहा हो कि फिक्स कॉस्ट 50 मिलियन है, तो बस फिर वो फिक्स बगैर डेप्रिसिएशन के। लेकिन अगर पूरी इतनी है, इसमें से फिक्स इतनी है, तो डेप्रिसिएशन इसके अंदर है या वो से बाहरी साइड पे पड़ी है? वो इसके अंदर ही है। अब इसलिए इसमें से जो 50 मिलियन फिक्स्ड है, अब वो डेप्रिसिएशन इंक्लूसिव फिगर है। तो पॉइंट नंबर 4 की वर्डिंग में लिखा हुआ है कि 75% ऑफ सेल्स वो कॉस्ट है और फिर उस कॉस्ट में से फिक्स्ड इतनी है। तो अब चूंकि सेल्स का जब 75% लेंगे, ईयर 1 है, जैसे 500 मिलियन का 75% लें, 375। चूंकि ये टोटल आ गई, अब इसमें से फिक्स्ड और वेरिएबल ये 50 है, तो फिर ये 325 है। डेप्रिसिएशन इन्हीं के अंदर ही है फिर कहीं, या इसके अंदर है या इसके अंदर है, तो फिर डेप्रिसिएशन इसके अंदर है। डेप्रिसिएशन और फिर अदर्स, तो इस वजह से डेप्रिसिएशन इसमें शामिल थी, क्योंकि टोटल के रस्ते से आया वो अंग्रेजी में। तो 50 में से हमें डेप्रिसिएशन माइनस करके बाकी अदर्स निकालनी पड़ेंगी और उनको फिर इन्फ्लेट करना पड़ेगा। और ये जो 325 वेरिएबल निकाल ली है, इसको फिर अगले साल में प्राइस चेंज भी और क्वांटिटी चेंज भी। तो एक ये पॉइंट था बताने वाला, वेरिएबल प्रोडक्शन और अदर फिक्स कॉस्ट। आप 50 में से डेप्रिसिएशन माइनस कर लें, तो फिर जो बाकी बचेगा उसको सिर्फ महंगा करना है, उसमें क्वांटिटी चेंज नहीं डालना। सेल्स, रॉयल्टी, वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट और अदर फिक्स कॉस्ट में इशू। अच्छा, डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अलग अलग हैं। जो प्लांट है उसकी डेप्रिसिएशन और अदर फिक्स एसेट्स, इनकी डेप्रिसिएशन 25% पे है और बिल्डिंग की 5% पे। और प्लांट और अदर की चूंकि एक जैसी है, तो इनको बेशक हम साथ मिला लेते हैं। तो प्लांट और अदर्स की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की है, ये कैलकुलेशन चूंकि अलग अलग की है, लेकिन लिख हम इकट्ठे दे दें, इसलिए मैंने टोटल का कॉलम भी बना लिया। नहीं बनाना, अलग अलग लिखनी, अलग अलग लिख दें। लेकिन ये 5 पे कैलकुलेटेड है और ये 25 पे कैलकुलेटेड है। तो चूंकि आपको 50 मिलियन किस साल की फिगर दी है, ईयर 1 की, तो फिर इसमें से डेप्रिसिएशन भी ईयर 1 वाली माइनस करेंगे ताकि अदर फिक्स कॉस्ट निकलें और फिर उस अदर को इन्फ्लेट करें। और आखिरी मसला इसमें नॉर्मली होता है लोगों को, लैंड। जब हम किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई नया रिसोर्स खरीदने होते हैं, वो इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर कोई ऑलरेडी खरीद चुके हुए थे, कितने का खरीदा था वो इररिलेवेंट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलेवेंट है। और उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसलिए रेलेवेंट होती है कि ये तो हमारे पास पहले था ना, तो अगर ना होता तो फिर क्या होता, तो इसलिए हम उसको भी एज अ कॉस्ट ला रहे होते हैं। तो इसलिए जितने की खरीदी थी लैंड इररिलेवेंट, लेकिन अब अगर होती तो कितने की होती, तो 60 की होती। आप इसको ऐसे, अब मैंने डिफरेंट एंगल बताया। इस 60 के बारे में ये भी कह सकते हैं कि 40 की थी तो वो तो थी, हमें फायदा है, लेकिन अगर ना होती तो फिर क्या होता, तो फिर हमें 60 की खरीदनी पड़ती, तो वो हम आउटफ्लो दिखाएंगे। और 60 की खरीद के बाद में फिर बेच देते, तो वो फिर हम आरबी दिखाएंगे। ये एंगल भी ठीक है और ये एंगल भी ठीक है कि हम इस प्रोजेक्ट की वजह से इस लैंड को बेच सकते थे, नहीं बेच सकेंगे, वो एज अ कॉस्ट ले रहे हैं। तो 40 का कुछ नहीं कर, 60 को 0 पे आउटफ्लो और एंड पे चूंकि लैंड ये फारिग हो जाएगी, तो 75 को एंड पे इनफ्लो। ये थे जी इस सवाल में समझाने वाली बातें। आपने कुछ पूछना है तो बता दें। नहीं तो हमने अलग कर ली ना, हमने इसीलिए तो इसके 2 टुकड़े कर लिए हैं। तो जब 2 टुकड़े कर लिए हैं तो टैक्स की कैलकुलेशन में भी तो 2 टुकड़े अलग अलग ही लिखे हैं ना। जो मैंने अदर फिक्स कॉस्ट निकाल ली थी वही ऊपर लिखी थी, उसी का नेट ये आ रहा है। और डेप्रिसिएशन हम अलग से माइनस कर रहे हैं। नहीं ना, कहां है, ऊपर अदर फिक्स कॉस्ट लिया ना, डेप्रिसिएशन तो नहीं लिए। और डेप्रिसिएशन हम अलग से टैक्स वाली ले रहे हैं। क्योंकि ईयर 4 में सारा वापस जो आ जाएगा, ईयर 4 में सारा 45, ये 35, ये 5 और ये 45 सारा ईयर 4 में वापस आ जाएगा। चलें ठीक है जी। स्प्रिंग 22 नहीं क्या, स्प्रिंग 22 होमवर्क है वो करिएगा जरूर। ठीक है, अल्लाह हाफिज।